ये चौथा दिन है हमारे चैलेंज का। चैलेंज ये है कि हम बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ना खुद से सीखें। सो ये फोर्थ डे है फॉर द चैलेंज ऑफ लर्निंग टू रीड हाउ टू रीड बिजनेस न्यूज़पेपर्स बेसिकली। और यहाँ पे शुरुआत करूँगा मैं एक ओवरव्यू से। आज के आर्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंडेप्थ नहीं घुसूंगा, बट ये ओवरव्यू आपको रात को सुनने से पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस के वर्ल्ड में आज क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है इंडियाज़ गेट वे टू सेंट्रल एशिया। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मैंने कवर किया है, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। इंडिया का जो गेटवे है टू सेंट्रल एशिया, वो क्रॉस रोड पे आ चुका है, अब एक चौराहे पे आ चुका है, क्योंकि ट्रंप का जो ईरान सैंक्शन है ये हमारे छाबर के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट कहाँ पे था सबसे पहला जो हमने खोला था, जो हम खुद हैंडल करना चाहते थे, दैट वाज चाबर पोर्ट ईरान में। हमने अच्छे से उसमें पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, और ये ग्वादर पोर्ट का आंसर था। तो अगर आप देखोगे तो मैंने मैप डाल करके समझाया है ये कि पाकिस्तान और चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, उससे 170 किलोमीटर दूर हमने ईरान के साथ छाबर पोर्ट बनाया। अब क्योंकि इस पर सैंक्शंस लग गए हैं ईरान पर यूएस द्वारा, तो हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ। क्यों? सैंक्शंस लगने का मतलब यह है कि ईरान के साथ अगर कोई भी बिजनेस करेगा ना, तो उसे डॉलर मिलना बंद हो जाएगा, यूएस के बैंक उसे डॉलर नहीं देंगे। अब विदाउट डॉलर आप सामान ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, तो कोई भी ये कदम नहीं उठाएगा कि आपके साथ कोई बिजनेस करे, और इंडिया इसलिए ईरान के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहा, ना बढ़ा पा रहा है। अब फ्रेश थ्रेट आया है 25% टैरिफ का यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी भी बिजनेस पे जो ईरान के साथ बिजनेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ईरान के आसपास की कंट्रीज़ को टारगेट किया गया एक तरीके से, क्योंकि इंडिया का थोड़ा बहुत बिजनेस है, रशिया करता है, चाइना करता है, और भी कंट्रीज़ करती है। तो करेंटली इंडिया वर्क कर रहा है कि वो डेवलप करे पोर्ट को और रन करे अंडर 6 मंथ्स वेवर फ्रॉम यूएस, जो एक्सपायर हो रहा है अप्रैल 2026 में। तो टिल दैट टाइम ट्रेड जो है स्टेट पोर्ट से पास कर सकता है, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि ईरान और यूएस कैसे अपने रिलेशंस को मैनेज करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान के ऊपर से ये सैंक्शन हटे। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो पोर्ट है इसमें पोटेंशियल रखता है करीब $100 बिलियन के ट्रेड भी इससे हम लोग आगे जाकर के कर सकते हैं। यस, $100 बिलियन। ये गेटवे है पूरे सेंट्रल एशिया का इंडिया के लिए, लेकिन ये लॉक्ड है और इसे अनलॉक तभी कर पाएंगे जब ये हम यूएस का सैंक्शन इससे हट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये पोर्ट क्यों डेवलप किया जा रहा था? ये हम चाहते थे कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसका एक वाइटल नोड बने, एक मल्टी मॉडल कनेक्ट हो जाए, जैसे इंडिया टू रशिया, यूरोप वाया ईरान। तो जो पहला कार्गो था फ्रॉम रशिया थ्रू चाबर इज एक्सपेक्टेड टू लैंड इन इंडिया इन फरवरी। और ये दोनों कंट्रीज रशिया और ईरान दोनों पे यूएस के सैंक्शंस लगे हैं। तो आप ये देखिए कि यूएस कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, अगर एक दूसरे के साथ वो बिजनेस करना चाहती हैं तो। भले हम यूएस के अलाय ना हो, लेकिन फिर भी हम ट्रेड नहीं कर सकते उसके दुश्मनों के साथ, नहीं तो हम पे भी सैंक्शंस लग जाएंगे। अब बात करूंगा यहाँ पे अगले आर्टिकल की, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। वर्ल्ड बैंक ने अपग्रेड कर दिया है इंडिया के इकोनॉमिक फोरकास्ट को, ग्रोथ फोरकास्ट को। अब अपग्रेड किया है मतलब कि पहले इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम रखनी चाहिए, क्योंकि इतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इन्होंने कहा है कि 6.5% ग्रोथ होगा FY27 में, फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक, जहाँ पे अपग्रेड किया गया है ग्रोथ के फोरकास्ट को। तो पहले मुझे लग रहा था कि आप 6% से ग्रो करोगे, 6.3% से, अब मैं इसे अपग्रेड कर रहा हूँ और कर रहा हूँ 6.5%। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। आप ये सोचो, ये जो सैंक्शंस हैं, ये जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, अगर हट गई और नॉर्मल बिजनेस शुरू हो जाए तो इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल क्या बढ़िया है, क्योंकि इनके साथ कितने अच्छे रिलेशंस रहे हैं इंडिया के। बट कहीं ना कहीं हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो जियो पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं, रिलेशन चलती हैं, इसकी वजह से बहुत ग्रोथ हमारी, मैं कहता हूँ जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो जाती है। अब इंडिया एक्सपेक्टेड है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट रखेगा पूरे दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में, डिस्पाइट हायर टैरिफ। हमारे पर टैरिफ भी ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स जो 12% है हमारे टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे ओवरऑल बैंक का कहना है कि जो ग्लोबल अपना इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, आप जाके पढ़ भी सकते हो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। अगर फ्री हो तो यहाँ पे इस पर आप टाइम दो, ये आप एक भी मिनट, मतलब मैं कहूँगा आपका वेस्ट नहीं होगा इस पर, इतने अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे आपको। तो बिजनेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट हो सकता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इंक्रीज आएगा इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में। कुछ रिस्क है इंडिया के लिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि AI। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ा सकता है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और फास्टर हो सकती है इससे। जी, वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि AI की वजह से इंडिया में और फास्ट ग्रोथ आएगी अगर इस पर इन्वेस्टमेंट हो तब। जो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने सर्विस सेक्टर पे कहा है कि बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर रह सकता है, एक्सपोर्ट्स में रिकवरी आएगी और इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज होगा। क्रेडिट ग्रोथ लगातार यहाँ पे हमारा मॉडरेट हो रहा है इन मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसीज, जहाँ पे बैंक सेक्टर रिस्क हैं डिस्पाइट इंक्रीजेज इन फाइनेंसिंग फ्रॉम नॉन बैंक
सोर्सेज, और सरप्लस है ट्रेड सर्विसेज में, और ये कहीं ना कहीं ऑफसेट होगा बाय डेफिशिट इन मर्चेंडाइज ट्रेड। तो हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे सरप्लस है, लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेफिशिट होता है, चाहे चाइना से हो या कहीं से भी हो। तो कहीं ना कहीं सर्विस अभी भी सेट ऑफ करता रहेगा, मैं कहूँगा कॉम्पनसेट करता रहेगा जो हमारा डेफिशिट चल रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी 2.6%, मतलब दुनिया की सारी कंट्रीज़ का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 2.6%, जो पहले 2.7% था FY 2026 में। तो इस साल ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है एक्चुअली वो कम होने वाला है, और ऐसे टाइम पे भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, मैं बता दूं आपको, इतनी सिंपल भी नहीं होती हैं। अब ये पूरी चीज़ मैं नहीं समझा सकता इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए एक एडिटोरियल आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है आज ही, आप वो देख सकते हो। उसका पूरा कवर आई थिंक 5 से 10 मिनट का होगा बस। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट कर रहा है FY 26 ग्रोथ रही है 7.2%, जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में है जो आप खुद से भी देख सकते हो। अब बात करूंगा इंडिया के अर्बन हाउसिंग मार्केट की। आप अगर घर खरीदना चाहते हो ना इस वक्त, तो अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चरल अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम आ गया है, जो मैं नहीं, मेरे ख्याल से हर एक इंसान जो घर खरीदने जा रहा होगा वो देख रहा होगा। और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है इंडिया में। एक क्राइसिस ये आ गया है कि हमारे यहाँ न्यू सप्लाई जिसका दाम 1 करोड़ से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। यस, मतलब 1 करोड़ से कम पे बिकने वाले घर और कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय नो ब्रोकर। एंड जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट कर रहा है कि बायर्स अफोर्डेबल हाउसिंग जो ढूंढ रहे हैं उन्हें मिड एंड और हाई एंड हाउसिंग सेगमेंट्स में जाना पड़ रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, और नए लॉन्चेस जो हैं वो सारे लग्जरी सेगमेंट के थ्रू है। मैंने आपको एक डेटा बताया था, बहुत ही अच्छा डेटा था, आपको मैं फिर से थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ हटा के। अगर आप देखोगे तो BMW यहाँ पे जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है मारुति से, जो इंडिया की सबसे सस्ती कार बना रही है। सबसे सस्ते कार का सेगमेंट है ना 5 से 10 लाख का, यहाँ ग्रोथ नहीं है, यहाँ ग्रोथ है जो 50 लाख से ऊपर है। वैसे ही घर में बताऊं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ घर में कहाँ आ रही है, कल ही मैंने आर्टिकल कवर किया है, 60% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रियल एस्टेट के लग्जरी सेगमेंट में, ब्रांडेड वाले, जैसे गोदरेज हो गया, लोधा हो गया। ठीक है, ब्रांडेड में, जहाँ पे ये घर 5 करोड़ के होते हैं लेकिन बिकते हैं 10 करोड़ में। क्यों? क्योंकि ये भाई ट्रंप ने बनवाया, ट्रंप टावर है ये, इसीलिए ऐसी चीज़ों में इतना ग्रोथ आ रहा है। तो बहुत ही मैं कहूँगा इंडिया इकोनॉमी एक अलग ही लेवल पे लोग जी रहे हैं। मतलब कुछ जो ऐसे जो 10 करोड़ से कम की कोई चीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके पास लेने के लिए पैसे ही नहीं है, 20-30 लाख रुपए भी वो नहीं निकाल सकते अपने जेब से, ऐसा हो गया। तो बेंगलुरु में 42% बायर्स जो हैं अब इस टाइम पे आर नाउ प्राइस्ड आउट ऑफ सब 1 करोड़ होम्स, डिस्पाइट 13% ईयर ऑन ईयर डिमांड ग्रोथ। तो डिमांड ग्रोथ है लेकिन कोई रियल एस्टेट कंपनी बनाना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लग्जरी में इतना बढ़िया उन्हें मजा आ रहा है काम करने में, बड़ा मार्जिन है और ग्रोथ भी अच्छी है। मुंबई ने रिपोर्ट किया 39% बायर्स जो हैं वो प्राइस्ड आउट हैं, पुणे में 42%, हैदराबाद में 84%, चेन्नई में 24%, नोएडा में 62%, गुड़गांव में स्टैगरिंग 79%। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट है ये साइक्लिकल नहीं है। एक तो लैंड के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और डेलिबरेट डेवलपर शिफ्ट आ गया टॉवर्ड्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। डेवलपर वही प्रोडक्ट बनाना चाहता है, फ्लैट बेचना चाहता है जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। उसको 1000 फ्लैट बना के नहीं बेचना है, उसको 100 ही फ्लैट बेचने हैं, 10 ही फ्लैट बेचने हैं, लेकिन 10-10 करोड़ के बेचने हैं और पैसे कमाने हैं। तो जैसे हम 2026 में जा रहे हैं, प्राइजेस ऊपर रहने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो अब मॉडरेट होने वाला है। तो प्राइस इंक्रीज थोड़ा म्यूटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लार्ज टाउनशिप्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, अब ये डोमिनेंट डेवलपमेंट मॉडल बन गया है, क्योंकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से पेस नहीं रख पा रहा, सड़कें नहीं चौड़ी हो रही हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बेंगलुरु में प्रोजेक्ट हैं विथ मोर देन 500 यूनिट्स, वो 9% से 17% हो गए 2025 में। वैसे ही नवी मुंबई में एक्सपेंशन हो रहा है, और हैदराबाद के ORR कॉरिडोर्स में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक श्रिंकफ्लेशन देखने को हमें मिल रहा है, मतलब कि एवरेज जो एक साइज होता है ना फ्लैट का, उसे कम होता हुआ देख रहे हैं हम लोग। बेंगलुरु में बाई 8% ईयर ऑन ईयर, पुणे में 5%, चेन्नई में 5%, इवन मुंबई और हैदराबाद में भी 4%। तो श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। श्रिंकफ्लेशन का मतलब ये है कि आज अगर लेट्स से मैं पोटैटो चिप्स की कंपनी हूँ, मैं पेप्सी को हूँ या फिर लेस बना रहा हूँ मैं, अब श्रिंकफ्लेशन में क्या होगा, मेरा अगर आलू के रेट आज 10 रुपये किलो से बढ़ करके 100 रुपये किलो हो जाते हैं, तो क्या मैं अपने चिप्स का पैकेट जो है 10 रुपये वाला, अब क्या ये 20 का कर दूंगा तुरंत से, या 13 रुपये का कर दूंगा? आपने देखा होगा मैगी जब 10 रुपये से 13 रुपये भी हो गई थी ना, उसके डिमांड में बहुत फर्क आ गया था। तो वो क्या करते हैं, वो पैकेट के 30% या तो आप प्राइस को बढ़ाओ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिमांड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, डिमांड गिर जाएगा। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप जो उसका
सॉरी जो अमाउंट है ऑफ गुड्स जो आप दे रहे हो उसको आप 30% घटा दो, तो क्वांटिटी को आप 30% घटा दो और प्राइस आप 10 रुपये रखो। तो अब क्या हुआ, आप एक तरीके से 30% कम सामान बेच रहे हो, आप उतना ही पैसा कमा ले रहे हो, उतना ही चार्ज कर रहे हो। तो ये होता है श्रिंकफ्लेशन, आपको ये वर्ड याद रखना है। और यही चीज़ हमें रियल एस्टेट में देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। अब बात करूंगा अगले सेक्टर की, और ये है हमारा आईटी एफएमसीजी, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आईटीसी, नेस्ले, यूनिलीवर, ये सारे एफएमसीजी में आते हैं। और पावर सेक्टर, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को बेचा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्चुअली इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते, इन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये कहीं पैसा लगाते हैं तो वो सेक्टर ऊपर जाता ही जाता है, बहुत अच्छे रिसर्च होते हैं, इनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं पैसा लगाते हुए। तो 2025 में इन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर्स बेचे हैं इन 3 सेक्टर्स में। एक तो हो गया आईटी, एक हो गया एफएमसीजी, और एक हो गया पावर सेक्टर। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स इन्होंने करीब 75,000 करोड़ के बेच दिए, एफएमसीजी स्टॉक्स करीब 37,000 करोड़ के बेच दिए, और पावर स्टॉक्स बेचे हैं करीब करीब 26,500 करोड़ के। एंड नेट इक्विटी, अगर मैं बोलूँ, इक्विटी मतलब होता है शेयर, एक कंपनी का शेयर। तो टोटल सारे मिला के जो शेयर बेचे इन्होंने भारतीय बाजार में 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ के थे, मतलब 1.7 लाख करोड़। ये हाईएस्ट एनुअल नेट सेल है ऑन रिकॉर्ड भारतीय शेयर बाजार की हिस्ट्री में। एंड जो सेक्टर जहाँ पे सिग्निफिकेंट सेल्स हुआ, इसमें हेल्थ केयर भी इंक्लूडेड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सर्विसेज। तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ आया है, सेल्स ग्रोथ डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो वो सिंगल डिजिट में रहा है आईटी में। और पास्ट कपल ऑफ द ईयर्स अगर आप देखोगे तो हाई बेस की वजह से ऐसे ही रहा है। मतलब कि मैं बताता हूँ कैसे। अगर हाई बेस का मतलब ये होता है कि आप 90% स्कोर करते हो, ठीक है, अब आप लेके आओ 93% मार्क्स, तो मैं बोलूँगा यार सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ क्या रही है, 90% पहले रहता है, 93, 3 पॉइंट का ग्रोथ लाए हो। मतलब कि कितना होता है वो, मेरे ख्याल से करीब करीब लेट्स से 3.5%, दैट्स इट। 3.5% का ही ग्रोथ आया है। लेकिन एक बच्चा 40% ला रहा था, अब वो 80% ला रहा है, तो ये तो 100% का ग्रोथ कर चुका है। तो ये बात लॉजिकली मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात हो गई। ये 100% ग्रो कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, इसका बेस जो है ये बहुत कम है, राइट, बेस बहुत कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेस होता है ये आईटी सेक्टर का काफ़ी ऊपर है, ये ऑलरेडी 90 था, अब ये ग्रो कर रहे हैं 3.5% से, तो ये अब 93 पे आ रहे हैं, तो विच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ग्रोथ। तो ये प्रॉब्लम आ रही है आईटी सेक्टर के साथ कि हमें सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और कोई नई ट्रिगर भी नहीं था हमारे इंक्रीमेंटल डिमांड के लिए फॉर आईटी सर्विसेज कंपनीज। जो एफएमसीजी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी टेपिड है, और जो लार्ज रिटेल चेन्स हैं वो काफ़ी प्रोडक्ट्स बेचते हैं अंडर देयर ओन ब्रांड्स, एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहे हैं स्मॉल प्लेयर्स को क्यों लिस्ट एंड जायंट के साथ compete करें। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, ठीक है, बहुत एक लाइन उन्होंने डाला है इसके ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ये जितनी कंपनीज थी ना, इनका पूरा एज पता है क्या था, मार्केटिंग। ये एड इंडस्ट्री एफएमसीजी चलाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, एक तो अब आ गया है ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजन। अगर मैं घर से एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और वो तुम्हारे आईटीसी और नेस्ले और दूसरी कंपनी से बेटर है ना, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अगर मेरी एक रील वायरल हो जाएगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे प्रोडक्ट से बेटर है। इट डजेंट मैटर कि तुम कितनी बड़ी कंपनी हो। और इनके साथ, बड़ी कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया है मार्केट। पहले 20 साल पहले जब तक कि आप टीवी पे ना हो तब तक आपको इंडिया में कोई नहीं जान सकता था, ठीक है। लेकिन अब आपको टीवी पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में रील बना सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हो, आप शार्क टैंक पे आ सकते हो, आप ब्लिंकिट पे लिस्ट कर सकते हो, अमेजन पे, और अपने आप रिव्यूज़ आएंगे, नेचुरली यूट्यूब पे आएंगे और आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये इस चीज़ की वजह से अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी जो बड़ी कंपनीज है इनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और हो सकता है पूरा मार्केट का डायनेमिक ही बदल जाए। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं ना ऐसे शेयर में, तो एक बार सोचो, ठीक है, कि क्या आगे फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। क्या जो छोटे सेलर्स हैं, क्या ये इसे ओवरटेक कर लेंगे, क्या इसके मार्केट शेयर खा जाएंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो पावर स्टॉक्स में भी वैल्यूएशन कंट्रैक्शन देखने को मिला, मतलब कि इनका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया था, ओवर वैल्यूड हो गए थे पावर स्टॉक्स में भी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सेलिंग देखने को हमें मिली है। कहीं कहीं इन्होंने इंक्रीज़ भी किया। अच्छा, इन्होंने बाइंग कहाँ पे की, अभी देखो टेलीकॉम सेक्टर्स में इन्होंने बाई की, और ओवरऑल भारतीय एयरटेल इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स नहीं थे जहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग आई है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर रिटर्न्स रहा है सेंसेक्स और निफ्टी का, वो 3.8% रहा है और 5.2% रहा है 2025 में। यस, डॉलर रिटर्न्स, क्योंकि रुपया भी तो नीचे आ गया। तो अगर मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने डॉलर खरीदा है, तो अगली बार जब मैं बेच रहा हूँ तो रुपया क्योंकि और कम हो गया, तो मुझे डॉलर के अगेंस्ट लेट्स से अब मेरा रुपया जो इन्वेस्टमेंट है वही डेप्रिशिएट हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट भले ही बढ़े, लेकिन अगर करेंसी ही डेप्रिशिएट हो जाएगी तो रिटर्न्स हमेशा कम मिलेंगे। और यही रीज़न है कि आपको डॉलर रिटर्न्स देखने होंगे जब आप देखते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना पैसा इंडिया में कमा रहे हैं
उससे कैलकुलेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छे लगे वीडियो तो यार सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो कर लो हमारे चैनल को, ताकि आप रोज़ ऐसे वीडियोस को देख पाओ और सीख पाओ कि कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।